कर दे इसे चेंज ना, चेंज करके तुरंत अभी डाल दे। और अगर उसमें प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, क्या हाल है भाई। तो चलिए जी करते हैं सेशन को स्टार्ट है। पेन ड्राइव चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। भैया अब सिर्फ थोड़ा क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है, बाकी धीरे धीरे बनने लगा है। देखो दोस्त, मेरा एक ही काम है, हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाना। मैं आज फिर भी यही बात बोलूंगा कि याद रखना, अब से 2 महीने बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ूंगा जो ये कह दे कि मुझे दिक्कत आ रही है। और इवन तुमसे ये कहलवा दूंगा कि यार अगर एक्सपर्टीज लानी हो तो भाई के साथ प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाकी शॉर्टकट वगैरह मुझे नहीं आते हैं समझाने, मुझे सिर्फ बेसिक्स से चलना आता है, ठीक है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड। अच्छा, पेपर में सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ें फिर ये, बट क्योंकि आपको मैंने दे दिया था ये पहले ही तो आपने पढ़ लिया होगा, तो इसीलिए मैं सीधा सॉल्व करा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी अभी डिक्लेयर किया, रिसेंटली मतलब रिसेंट में डिक्लेयर किया है, मोढेरा एक जगह है गुजरात में, उसको डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला 24x7 सोलर पावर विलेज। तो ये गांव है, ठीक है, इसको 24x सोलर पावर कह दिया कि भैया यहां तो 24 घंटे बिजली आती है, मतलब सोलर पावर से ये विलेज जो है कनेक्टेड है, मतलब सोलर पावर यानी कि जो लाइट आती है वो सोलर पावर से आती है। इट इज एन इंपॉर्टेंट मार्कर इन इंडियाज एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी विजन। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का विजन है ना, ये उसमें एक बहुत बड़ा मार्कर है। मतलब एक तरीके से हिंदी में मार्कर मतलब आप इसको कह सकते हो, इसका अगर मैं हिंदी कहूं, मार्कर का मतलब है कि अगर हिंदी में मार्कर मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट टाइप कह सकते हो कि भाई एक बहुत बड़ा मेन, हिंदी प्रॉपर नहीं आ रही मेरे को इसकी, या कुछ वर्ड्स की हिंदी कई बार नहीं आती है तो ट्रांसलेशन में ना, अब जैसे हम समझ तो लेते हैं बट आपको समझाने के लिए हिंदी में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको समझ जाइएगा कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मार्कर है। मतलब इसको आपको आ रहा है हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? पूरे वीक का एक साथ दे दिया करो। अच्छा ठीक है। एक भाई कह रहा है चुनौती है, ना ना चुनौती नहीं है, नहीं नहीं चुनौती नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। मार्कर का यहां पर जो मतलब है मैं आपको बता दूं एक सेकेंड, मार्कर जो है यहां पर वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। मार्कर जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है यहां पर, तो चुनौती तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मेरे को हिंदी में ना सच बताऊं आ नहीं रहा, नहीं तो मैं इसका आपको बताता। हिंदी में इस मार्कर को क्या कहते हैं? यार जब किसी के गोल में कोई चीज मतलब एक बहुत बड़ी मार्कर मार्कर यार मार्कर को हम नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, मतलब कहते हैं जैसे मान लो सपोज करो जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे जैसे मैं बुक बना रहा हूं, तो मुझे बुक में अपना विजन, जो मुझे विजन दिख रहा है, जो गोल दिख रहा है, उस विजन में, उस गोल में एक बहुत बड़ा जो पहलू है, यानी कि एकदम एक तरीके से बहुत बड़ा कदम, हाँ कदम, एक बहुत बड़ा स्टेप। तो मार्कर का मतलब है एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो इंडिया ने जो रिन्यूएबल एनर्जी का विजन जो देखा है ना, उसमें एक बहुत बड़ा मार्कर है, मतलब बहुत बड़ा कदम है, ये स्टेप है ये, ठीक है। हाँ बिंदु भी कह सकते हो। द एम उद्देश्य, क्योंकि भाई मोदी जी ने एक गांव को 24x7 कह दिया, ये तो पॉजिटिव बात है ना। तो इसका मतलब ये इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो विजन है उसमें एक बहुत बड़ा कदम है ये वाला जो इसको कहा है। और एम जो है, उद्देश्य जो है, टू इंक्रीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब जो सोलर एनर्जी जो है, जो सोलर पैनल्स हैं जिनको इंस्टॉल कर दिया गया हो, ठीक है। तो इंस्टॉल की हुई कैपेसिटी यानी कि इंस्टॉल किए हुए सोलर पैनल्स, इनको बढ़ाना उद्देश्य है। बाय मोर देन 3-fold, मतलब 3-fold का मतलब 3 गुना, टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो 2030 तक 3 गुना बढ़ाना है, ठीक है। द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ, अब ये कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब क्या है वो समझो। कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब है कि जैसे सपोज करो हम किसी चीज को जैसे मैंने सपोज करो कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इसका कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब है कि ये वैसे तो फायदेमंद है ही है, लेकिन ये हमें पैसा भी कमा के देगा।
तो सोलर पावर की जो कमर्शियल वायबिलिटी है, मतलब इससे पैसा भी तो कमाया जाएगा ना, तो विल हैव अ से इन रियलाइजिंग दिस गोल, इस गोल को पूरा करने में जो सोलर पावर की कमर्शियल वायबिलिटी है, यह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज होकर निकलेगा। प्रेजेंटली इस समय पर, आज के समय पे इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो दर्शाता है अ डिक्टोमी। डिक्टोमी का मतलब है एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट, डिक्टोमी का मतलब है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द चैलेंजेस फेसिंग द रिन्यूएबल सेक्टर, जो देखो हम तो पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है वो अभी भी कॉन्ट्रास्ट है हमारे विजन में, मतलब वो उल्टा ही दिखा रहा है, वहां पे इतना पॉजिटिव साइन नहीं है अभी भी, ठीक है। लेकिन हां, हमारा जो विजन है वो पॉजिटिव है, बट इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो एक डिक्टोमी है, कॉन्ट्रास्ट है ये, ठीक है, जो कि चैलेंजेस दर्शाता है इसमें रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, ठीक है। जो रिन्यूएबल सेक्टर इस समय पर मतलब जो रिन्यूएबल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें ये जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्या है, डिक्टोमी है, जो कि इन सभी चैलेंजेस को दर्शाता है। तो मतलब इसको देसी में अगर समझाऊं निचोड़ में, तो ऐसे मान लो कि भैया इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहा है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट कैसे दर्शा रहा है कि जो चैलेंजेस रिन्यूएबल सेक्टर में आ रहे हैं उनको शो करते हुए, उनको दर्शाते हुए। थर्मल पावर कंट्रीब्यूटेड, और थर्मल पावर का जो है वो कितना है, 75 से 85% के आसपास है, ठीक है, ऑफ पावर जनरेटेड ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले 3 साल में देखें, मतलब पिछले 3 साल में देखें तो सबसे ज्यादा बिजली कहां से बन रही है, थर्मल पावर से बन रही है, ठीक है। इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं गिरी है, 62 से लेकर 59% तक गिर गई है ओवर द सेम पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम फेज, इसी दौरान सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है 9 से 12, ठीक है। तो इसकी तो घटी है, किसकी घटी है भाई, इसकी थर्मल पावर की घटी है, और सोलर पावर की जो है वो बढ़ी है। अमंग रिन्यूएबल्स में इट्स शेयर, इसका जो शेयर है इन जनरेशन इंक्रीज्ड, ठीक है, और इसका जो शेयर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए अमंग अवेलेबल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के, चाहे वो विंड एनर्जी हो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, ठीक है, तो जितने भी सोर्स अवेलेबल हैं उनमें से इट इज सोलर पावर, ये इट इज है, इट्स नहीं है, इट इज है, क्योंकि IT अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब मैंने ग्रामर में सिखाया था, इट इज। तो इट इज सोलर पावर, ये सोलर पावर ही है दैट होल्ड्स द ब्राइटेस्ट प्रॉमिस। ब्राइटेस्ट प्रॉमिस का मतलब है कि जो ब्राइटेस्ट एक तरीके से फ्यूचर, ब्राइटेस्ट एडवांटेज जो दिखाता है वो सोलर पावर ही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन उसमें से सोलर पावर सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा फ्यूचर जो है सोलर पावर का है। रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन गेट्स अ बिग पुश। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन है इसको एक बहुत बड़ा फायदा मिला, पुश मिला, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसने कि क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ लीगली बाइंडिंग परचेज कॉल्ड, इन्होंने एक नियम लागू किया RPO। तो इससे इसको बहुत फायदा मिला है। डेस्पाइट दिस बूस्ट, इस बूस्ट के बावजूद, ये जो बूस्ट मिला है इसके बावजूद भी रिन्यूएबल स्ट्रगल टू मीट जनरेशन टारगेट्स। अब इस लाइन का मतलब समझो भाई, ये तो बूस्ट मिल ही गया क्योंकि सरकार ने एक कदम उठाया, बूस्ट तो मिल ही गया, इसके बावजूद भी रिन्यूएबल्स, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अभी भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं टू मीट जनरेशन टारगेट, मतलब जो टारगेट पूरा करना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है इसके बावजूद भी, क्योंकि स्टेट्स, जो राज्य हैं, विच हैव एन इंसेंटिव टू कीप कॉस्ट लो, जिनको कॉस्ट कम रखनी है, वो अक्सर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, जो भी उनका टारगेट है RPO का। अब मार्च 2021 की कमेटी रिपोर्ट ने क्या दर्शाया, दैट ओनली 4 स्टेट, केवल 4 राज्यों ने एंटायर RPO टारगेट को 2019-20 में पूरा किया। सोलर पावर ट्रेजेक्ट्री is delicately poised despite the government move to increase the share of RPO till 2030। इसका हिंदी अर्थ, एक बार हिंदी अर्थ मतलब मीनिंग बताओ क्या होगा। ये वाला जो है सोलर पावर ट्रेजेक्ट्री जो है वो डेलिकेटली पॉइज्ड है। कैसे पॉइज्ड है, इज, एक सेकेंड,
चलिए, तो सोलर पावर ट्रेजेक्ट्री जो है, सोलर पावर ट्रेजेक्ट्री जो है वो डेलिकेटली पोइज्ड है, मतलब अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, अभी भी संवेदनशील स्थिति में है। कैसा है? संवेदनशील, संवेदनशील स्थिति में है। ठीक है जी। तो सोलर पावर ट्रेजेक्ट्री जो है, मतलब वो पॉइंट अच्छा, सोलर पावर की जो ट्रेजेक्ट्री है, नंबर जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब अभी भी संवेदनशील स्थिति में है, अभी बहुत बढ़िया नहीं है। किसके बावजूद? उसके बावजूद भी कि जो सरकार ने कदम उठाया है शेयर को बढ़ाने का, कब तक? 2030 तक। तो कह रहा भैया सरकार ने कदम उठा दिया, इसके बावजूद भी हालत अच्छी नहीं है। ठीक है। एन इंक्रीज इन इंपॉर्टेंट टैरिफ, अब बढ़ोतरी हुई है, टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है इस साल ऑन इनपुट्स सच एज सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, एक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, किस में बढ़ोतरी हुई है? टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है इस साल। किसके ऊपर? इनपुट्स के ऊपर। सच एज, जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स, टू बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। विल इन नियर फ्यूचर पुश, विल इन नियर फ्यूचर पुश अप प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड, अब वो क्या कह रहा है, इस लाइन को फिर से समझो, दोबारा समझाता हूं। अब क्या हुआ? टैरिफ भी तो बढ़ा दिया ना। एन इंक्रीज इन इंपॉर्टेंट टैरिफ, टैरिफ में जो बढ़ोतरी हुई है, टैरिफ तो जानते हो जो चार्ज लगाते हैं हम, जो टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है इस साल, किसके ऊपर? इनपुट्स के ऊपर, जैसे कि सच एज, जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स, किसके लिए? टू बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। वो भविष्य में क्या करेगा? पुश करेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, और इसीलिए पावर टैरिफ्स, देयर बाय पावर टैरिफ्स, दिस इज एट ऑड्स विद अ सेपरेट मूव टू नज डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स जो होती है वो इंडस्ट्री की ही बात कर रहा है। ठीक है जी। टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब सीधा सा कहना चाह रहा है कि भाई दिस इज एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब है एग्री ना होना, यानी कि ऑपोजिट होना। विद अ सेपरेट मूव टू नज डिस्कॉम्स टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने इनको डिसिप्लिन में लाना है, बट दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। तो टैरिफ बढ़ाने से ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो इससे ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सकें। ठीक है। मोर ओवर, इसके साथ साथ रिन्यूएबल स्पेस इटसेल्फ इज सेट टू गेट मोर कॉम्पिटिटिव विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब वो कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के आने से और कंपटीशन फेस किया जा रहा है। ठीक है। द रिन्यूएबल एनर्जी इज सेट फॉर अ चर्न, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक बदलाव फेस कर रही है। ठीक है। विद अ कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ फैक्टर एट प्ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उन कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स की वजह से जो है, जो ये इंडस्ट्री है, यानी सॉरी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ये जो है वो एक बहुत सारे चेंजेस जो है वो फेस कर रहा है। ठीक है। संवेदनशील का मतलब, संवेदनशील, अब यार संवेदनशील को तो मैं हिंदी में क्या बताऊं, ये थोड़ा सा हिंदी की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी हिंदी की वजह से ना मैं प्रॉपर नहीं बता पाता हूं। इंग्लिश में तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश तो ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि भाई इंग्लिश में समझाने, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश समझाऊंगा फिर समझ नहीं आएगा, बट हिंदी के कई वर्ड मुझे भी खुद नहीं आते, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है भी क्या हो सकता है। अब जैसे आपने कहा संवेदनशील, मतलब डेलिकेटली पॉइज्ड का मतलब, अब इसको मैं क्या बताऊं? संवेदनशील का मतलब है नॉट इन गुड कंडीशन। ठीक है। नॉट इन गुड कंडीशन, आप ये कह दो। वल्नरेबल कह सकते हो, वल्नरेबल, वल्नरेबल या नॉट इन गुड कंडीशन। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, नॉट इन गुड कंडीशन या वल्नरेबल या सेंसिटिव। ये थोड़ा सा लेंदी था। हाँ, लेंदी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक देखो, अगर मैं पेपर में जैसे मैं होता है ना, सपोज करो, मतलब आपको भी वहां कैसे पढ़ना है। अब मुझे तो एक एक, क्योंकि सेंटेंस के एक एक वर्ड का मीन, अब मान लो मार्कर है, मुझे बताना पड़ेगा, बट मुझे तो खुद समझ में आ गया कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं मार्कर का मीनिंग बताऊं तो उसमें टाइम लगता है यहां पर, तो तुम्हें समझाने में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, फिर कंक्लूजन बताना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे खुद से आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपको बताना नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इंपॉर्टेंट मार्कर है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इंडिया के एम्बिशियस पता ही है गोल है
तो इसलिए जब हम ट्रांसलेट करते हैं, मतलब मैं ट्रांसलेट करता हूं, तो उसमें एक अलग पॉइंट होता है, बट जब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं अपने लिए तो वो एक अलग पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरा, हिंदी में ठीक ठाक बताना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा। इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल बता दो जल्दी से। मैं हट गया सामने से, फटाफट मुझे टाइटल बता दो, क्या टाइटल आप इसका रखोगे। अब तो पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, क्या टाइटल होने वाला है इसका। पैसेज को पढ़ने में, पढ़कर समझने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, तो सीधी सी बात है यार, इसमें और क्या ही है। रिन्यूएबल एनर्जी मूविंग फॉरवर्ड, कंक्लूजन सीधा आ ही गया इसका। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, उसको आगे बढ़ाना। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आरपीओ, आरपीओ की फुल फॉर्म क्या है, ये तो बहुत आसान है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको परचेज करने में जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको आरपीओ कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स मेट द आरपीओ टारगेट, बताओ। अब पैसेज लंबा था, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो इजी है। कभी कभी पैसेज लंबा होता है, क्वेश्चन इजी होते हैं, कभी कभी पैसेज छोटा होता है, क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्ट्रक्चर बताना है आपको कि पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है, बताओ। क्या इसमें कोई बहस की गई है, नहीं, ठीक है। इसमें तो क्या कोई एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है नॉट क्लियर, यानी कोई कंक्रीट वो नहीं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज रियल में ना हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हम उसी को कहते हैं, ठीक है। कोई कंक्रीट वो ना हो, टॉप पॉइंट ना हो, ये भी हट जाएगा। क्या कोई नैरेटिव सेट किया गया है किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति, नहीं, ये फैक्चुअल बेस है, इसमें तो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो चीज एक्चुअल में है वही पूरा थ्योरी उसके बारे में दी गई है, तो फैक्चुअल आंसर हो जाएगा। आर्ग्यूमेंटेटिव तो है ही नहीं, अगर तुम इस पे आर्ग्यूमेंटेटिव लगा रहे हो तो फिर गधे वाली बात कर रहे हो। एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्बिशियस, एम्बिशियस का एंटोनियम, एम्बिशियस कौन होता है, एनर्जेटिक होता है, एंथुसियास्टिक होता है, ये सिनोनियम है, तो हमें एंटोनियम जाना था। तो अब मुझे बताओ स्कोर कितना है 5 में से। देखो पैसेज भले ही टफ लगा हो, लेकिन क्वेश्चन आसानी से निकल गए, और टफ भी नहीं था वो, एक्चुअल में क्या है थोड़ा लेंदी है, तो इस वजह से टफ लगा आपको। चलो क्लोज टेस्ट 3 का मैं चेक कर लेता हूं। रिव्यू, अच्छा, सॉरी, अरे 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड लग रही है, क्यों इतनी बोले रहे हो। आरपीओ, आरपीओ ये रहा ना, आरपीओ कहाँ है, ये तो इतना टफ है ही नहीं किसको गलत कर दें। कहाँ दिया था उसने आरपीओ, ये रहा ना, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन गेट अ बिग पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लीगली बाइंडिंग परचेजेस कॉल्ड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन 3 का, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अच्छा तुम 3 कह रहे हो, ओहो, आरपीओ का टारगेट कितनों ने पूरा किया था, लो ये भी तो यहीं पे ही है, 4 स्टेट, अच्छा, ओहो, चलो कोई नहीं, लो तो ये तो इजी ही है, 4 स्टेट ने पूरा किया था, ठीक है। 4 स्टेट ने पूरा किया था, 3 ने नहीं 4 ने, हाँ वो मैंने 3 लगा दिया उसमें ना। चलो चलिए जी, चलिए, गर्मी हो गई, एक तो स्टूडियो में गर्मी लगती है और बाहर ठंडा लगता है, बड़ी आफत है, मौसम का भी बड़ा समझ नहीं आ रहा। चलो, द ग्लोबल ट्रांजिशन, जो ग्लोबल ट्रांजिशन है, ठीक है, टूवर्ड्स किसके प्रति, एनर्जी के प्रति, कौन सी एनर्जी के प्रति अभी देखते हैं। हैज ट्रिगर्ड, इसने ट्रिगर कर दिया है एन अनप्रेसिडेंटेड डिमांड, मतलब ऐसी डिमांड जो पहले कभी नहीं हुई, फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड मिनरल्स हैं उनके लिए। तो कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, तो एक बार बताओ यार, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जो खत्म होने वाले हैं, तो उन जो खत्म होने वाले हैं इनके बदले में हमारी कौन सी एनर्जी की डिमांड होगी, तो सीधी सी बात है एग्जॉस्टिबल की तो होगी ही नहीं ना, कौन सी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, पॉजिटिव आएगा यहां पर। नेक्स्ट,
एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट इज नॉट, कोबाल्ट और लिथियम की सप्लाई जो है वो क्या नहीं है, इज नॉट टू मीट द राइजिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को बनाने में लिथियम और कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है, और जितनी इसकी जरूरत पड़ रही है, मतलब उतनी एक्चुअल में, उतनी मात्रा में लिथियम और कोबाल्ट की सप्लाई नहीं है। तो उतनी सप्लाई नहीं है तो इज नॉट कमेंसुरेट एनफ। कमेंसुरेट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, PROPORTIONAT, प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपात, मतलब उतना सेम रेशो में नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, टू मीट द राइजिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस स्कार्सिटी, ये जो कमी है, हैज लीड टू, लीड थर्ड फॉर्म आ गई लेड, हैज लेड टू अ, अब क्योंकि कमी है तो इस वजह से मार्केट में पैसे में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी के लिए वर्ड होगा इसमें दैट इज सर्ज। सर्ज होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज, तेजी से इंक्रीज। ठीक है, स्टेबिलिटी समानता, प्लंज गिरना, फॉल पैसे का गिरना, व्यक्ति का गिरना, ये सब गिरना ही होता है। अबेटमेंट मतलब कम होना, तो यही होगा, क्योंकि जब स्कार्सिटी है, देखिए जब भी किसी सामान की कमी होती है तो पैसे की बढ़ोतरी होती है ना। चलो, मेकिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती जा रही है डेवलपिंग नेशन जैसे भारत जैसे देशों के लिए। टू दिस क्राइसिस, अगर हमें इस क्राइसिस को क्या करना है, खत्म करना है, तो सरकारों को अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीप सी माइनिंग में। तो क्राइसिस को खत्म करना, देखो इन दोनों का मतलब होता है बद से बदतर करना, वर्सन। तो क्राइसिस को बद से बदतर नहीं करना और इग्नोर भी नहीं करना। तो क्राइसिस को अगर हमें खत्म करना है, सॉल्व करना है, इसके दो मतलब होते हैं। सर्कमवेंट का मतलब किसी को धोखा देना, चालाकी करना भी होता है, ट्रिक करना भी, और दूसरा किसी क्राइसिस को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करना। तो सरकारों को डीप सी माइनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दो, भले ही इन्वायरमेंटलिस्ट रिमेन, अभी भी इन्वायरमेंटलिस्ट कैसे हैं, भले ही इन्वायरमेंटलिस्ट अभी भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो इसका मैरीन इकोसिस्टम पे होगा उसको लेकर अभी भी कैसे हैं, चिंतित हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या होंगे, उदासीन थोड़ी होंगे। इन्वायरमेंटलिस्ट तो इकोसिस्टम को लेकर चिंतित होते हैं, वो तो सोचते हैं इसके बारे में। तो सोचते हैं तो सीधी सी बात है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव देखो, जोशीला, जोशीला नहीं होएगा, एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोशीला। तो यहां पर जोशीले का कोई सेंस नहीं है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो किसी चीज को लेकर, जो प्रॉब्लम है ना मैरीन इकोसिस्टम की, उसको लेकर चिंतित रहेंगे, कंसर्न रहेगा उनके दिमाग में। और कंसर्न को लेकर वर्ड है इसमें आपका दैट इज एप्रीहेंसिव। इंडिफरेंट, उदासीन, तो भाई इन्वायरमेंटलिस्ट अगर उदासीन हो जाएंगे तो सोच विचार कौन करेगा इसके ऊपर, तो गलत है। और कॉन्फिडेंट का कोई सेंस ही नहीं यहां पे। खत्म। स्कोर बताओ अपना क्या आएगा इसमें। अब आ जाओ जरा PQRS पे। पहले मुझे तुम अपना स्कोर बताओ जल्दी से फटाफट। चार तीन 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 चार तीन चार 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 तीन चार तीन चार तीन तीन चार चार पाँच पाँच, 4 और 5 में से स्कोर आ रहा है। और एक चीज, एक काम करना, मेरी सलाह मानोगे तो मैं एक काम करोगे अगर बच्चों, आज मान लेना, जिसने मान लिया वो 1 महीने के बाद मुझे थैंक्स बोलेगा। जो भी पैसेज के मीनिंग देता हूं उनको लर्न किया करो, पैसेज के मीनिंग को, उनकी कॉपी बना लो चाहे तो। क्लोज टेस्ट में आए हुए मीनिंग उनको कॉपी बना लो। अगर तुमने ये काम कर लिया अगले 2 महीने, मैं सच बता रहा हूं तुम लाखों बच्चों से ऊपर निकल जाओगे। क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को लर्न ना होने की वजह से बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं, और इनको तुम करने लग जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब जरा ध्यान से देखना, और कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट रैप्टा मारूंगा, शॉर्टकट उल्टे हाथ का लगाऊंगा शॉर्टकट। दुनिया में शॉर्टकट होता तो हर बच्चा इनके लिए ना रोता।
सर मैं लिखती हूं और याद भी करती हूं। बहुत बढ़िया गुड़िया, शाबाश। अब सुनो, जब आप इस S1 S6 को सॉल्व करोगे मतलब, तो एक बार इसको पढ़ के देख लो, और फिर कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगे तो समझो उसमें कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर दिया होगा। कैसे? टू मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए द टर्म टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वर्ड है, ये उनको अट्रैक्ट करता है, कंज्यूर अप करता है इमेजेस ऑफ मिल्स और मशीन। टेक्नोलॉजी का मतलब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमेज, सॉरी मील और या फिर मशीन ही समझ में आता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वे ये इंक्लूड करता है उन तरीकों को टू मेक केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, वे टू ब्रीड फिश, ठीक है, मछलियां कैसे ब्रीड करती हैं, प्लांट फॉरेस्ट, और टीच हिस्ट्री, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। अब किसके अंदर आता है वो बात की बात है। क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लासिक सिंबल जो है इज स्टिल, अभी भी, द असेंबली लाइन क्रिएटेड बाय द हेनरी फोर्ड, जो इतने सेंचुरी पहले, उसने हाफ अ सेंचुरी पहले बनाया था। क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्लासिक सिंबल जो है वो इज स्टिल, अभी भी क्या है, असेंबली लाइन है। ठीक है, क्लासिक सिंबल जो है असेंबली लाइन है। फिर इसके बाद देखो, द इन्वेंशन ऑफ हॉर्स कॉलर, हॉर्स कॉलर की जो इन्वेंशन है मिडिल एज में, उसकी वजह से बदलाव आए एग्रीकल्चर मेथड्स में, एंड वाज सच अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, और वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। मोरओवर, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी में टेक्निक्स आती हैं एज वेल एज मशीनें भी आती हैं, जो मे और मे नॉट बी नेसेसरी टू अप्लाई देम, उनको अप्लाई करने के लिए हो सकती हैं। ठीक है, दिस सिंबल, अब जैसे यहां पर आए ना तो उसने कहा दिस सिंबल, आप मुझे बताओ सिंबल का जिक्र किस में था, यहां पर था, द क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया क्लासिक सिंबल। अब सिंबल का कहीं जिक्र नहीं है तो दिस सिंबल, इसका मतलब पी के बाद एस आएगा। कंफर्म है कि पी के बाद एस आएगा। अब पी के बाद एस मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में है, यहां पी के बाद एस नहीं है, यहां पी के बाद एस नहीं है, यहां पी के बाद एस नहीं है, तो मेरे भाई बी इसका सही उत्तर हो जाए। किस किसने जल्दी बताओ फटाफट, किस किसने यही आंसर लगाया है, और जिसका सही हुआ हो दिल मारो मेरे भाई फेंक के, क्योंकि ये अगर तुम्हारा सही हुआ है तो मेरे दोस्त वास्तव में धीरे धीरे तुम पकड़ने लग जाओगे चीजों को। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई, शानदार, जबरदस्त, एक सैल्यूट तो तुम्हारे लिए भी बनता है। चलो, ओए तेरी, हाँ जी, अब इसको कैसे सॉल्व करें, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आ जाओ। अ कॉमन डिजीज, एक कॉमन बीमारी है आंख की, जिसका नाम है कंजंक्टिविटीज, जिसको पिंक आई भी कहते हैं। ठीक है, विच ऑफन अकर्स, जो कि स्कूल वाले बच्चों में होता है। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन, छोटी एज में ही होता है। स्टूडेंट विद दिस कंडीशन, जिन लोगों में ये कंडीशन होती है, शुड बी सेंट टू, उन्हें डॉक्टर को भेजना चाहिए। ये तो लास्ट में है कंक्लूजन। अब आ जाओ, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है दोस्तों इसके अंदर कि भाई देखो, उसने कहा यहां पर अगर मैं पी से देखूं, दिस डिजीज, ये जो बीमारी है ये फैलती है तेजी से स्कूल चिल्ड्रन में। ठीक है, अब वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपियर, वाइट डिस्चार्ज भी आता है। अ वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो अपियर्स, चलो जी, ऑल्सो, इसका मतलब इससे पहले कुछ और आ रहा है। ठीक है, वन और बोथ आई बॉल टर्न्स क्वाइट रेड एंड हैव अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन। ठीक है, एक या दोनों जो आई बॉल है वो लाल हो जाते हैं और इरिटेशन होने लगती है। दिस डिस्चार्ज, ये जो डिस्चार्ज है ये एक क्रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? ये डिस्चार्ज जो है एक तरीके से क्रस्ट बना लेता है। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, क्या कंफर्म है? देखो, कंफर्म यह है कि यहां पर है अ वाइट डिस्चार्ज और यहां पर है दिस डिस्चार्ज, तो क्यू के बाद एस का आना कंफर्म है। अब क्यू के बाद एस, ये तो ओ बना रखा है, क्यू होगा ये, क्यू क्यू। ठीक है, अब आ जाओ, एस के बाद क्यू है जबकि हमें क्यू के बाद एस आना है, गलत है। एस के बाद क्यू है जबकि क्यू के बाद एस आना है, गलत है। क्यू के बाद एस, ये सही है, क्यू के बाद एस सही। अब दोनों सही हो सकते हैं, या तो ये या ये। ठीक है,
और लास्ट में पी आएगा, ये भी कंफर्म हो गया इन दोनों से कि भाई पी आएगा, तो अब इसको तो छोड़ दो, ये तो इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, अब आर से स्टार्ट करोगे या क्यू से, देखने वाली बात ये है, देखो यहां पर उसने कहा कि भाई कॉमन डिजीज ये है, पिंक आई कहते हैं जिसको हम लोग, कंजक्टिविटीज कहते हैं, जो अक्सर स्कूल बच्चों में होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक या दोनों आई बॉल जो है लाल हो जाती है और इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, एक या दोनों। देखो अगर तुमने क्यू के बाद एस लगा दिया तो फिर आर उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि एक बीमारी होती है, उसमें एक आंख या दोनों आंख लाल और इरिटेशन होने लगती है। अब ये तो बता दे कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें और क्या होता है इसके अंदर, और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भाई एक व्हाइट डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, और ये जो डिस्चार्ज है ये क्रस्ट बना लेता है। तो इसका मतलब हमारा आर पहले आएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाए। सी है, किस किस का सी है बताओ ईमानदारी से। चलो जी, इनफैक्ट वास्तव में, अब इनफैक्ट शुरुआत में नहीं आ सकता, पहले कुछ दिया होगा तभी हम कहेंगे नहीं इनफैक्ट, इन रियल अगर देखा जाए तो वास्तव में। तो ए से तो ए का तो ऑप्शन ही नहीं है, फुद्दू बना दिया। चलो आगे देखते हैं, बट ही ग्रेजुअली, अब बट फिर फुद्दू बना दिया, तो बी या सी में से स्टार्ट होगा। उसने टाइपिंग सीखी, अकाउंटिंग सीखा और इवन ग्रेजुएट भी हुआ। ज्वाइन करने से पहले हमें एज ए अकाउंट ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क। तो मेरे हिसाब से जो मेरी गट फीलिंग कह रही है वो ये कह रही है कि इसका उत्तर जो है बी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक घटना ये है कि हमें ज्वाइन करने से पहले वो एक क्लर्क हुआ करता था। बी को एक मिनट के लिए बी से स्टार्ट करके देख लो, नहीं हुआ तो फिर सी पे चले जाएंगे। अब बी के बाद या तो सी है या ए है, तो या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, अब वो एक क्लर्क हुआ करता था। अब ये तो बता दिया कि हमें ज्वाइन करने से पहले अकाउंट ऑफिसर के रूप में वो एक क्लर्क हुआ करता था। ठीक है, इनफैक्ट अब इसी को एक्सप्लेन इसमें किया गया है कि इनफैक्ट अगर देखा जाए वास्तव में तो उसने अपना करियर एक पियोन के रूप में किया था स्टार्ट, स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में स्टार्ट किया था, ए के बाद डी। बट अब देखो पियोन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी क्वालिफिकेशंस को क्या किया, इंप्रूव, और उन्हीं क्वालिफिकेशंस में क्या क्या काम किया था वो लास्ट में आ जाएगा कि उसने टाइपिंग सीखी, अकाउंटिंग सीखी एंड ही इवन ग्रेजुएटेड, और उसने ग्रेजुएशन भी की। तो ये तो सीधी सी बात है कि डी के बाद ही सी आएगा, यहां पर डी के बाद सी नहीं है, क्योंकि पहले उसने बताया कि अपनी क्वालिफिकेशंस को इंप्रूव किया, फिर कौन सी क्वालिफिकेशंस वो उसने उसमें बता दी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ए डी सी। नेक्स्ट, अब आ जाओ, अब यहां पर है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर, जब ये जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर है, कौन सी वाटर वेपर, अब तुम मुझे बताओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वाटर वेपर का जिक्र हुआ है, कहीं ना कहीं वाटर वेपर का जिक्र हुआ है। चलो देखता हूं, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 Fahrenheit ऑफ वार्मिंग। मोर वाटर एवापोरेट्स, इसमें वाटर वेपर नहीं है, यहां भी वाटर वेपर नहीं है, तो इसका मतलब बी के बाद ही ए आएगा। अब बी के बाद ए इसमें नहीं है, बी के बाद ए इसमें नहीं है, बी के बाद ए इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए ही इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है जी, ए बैठेगा, डी से स्टार्ट हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन, क्लाइमेट चेंज का जो ऑब्वियस इंडिकेशन है वो है रेनफॉल, भारी बारिश होती है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, इससे भी पता चल जाएगा वैसे तो कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि जो क्लाइमेट चेंज का ऑब्वियस इंडिकेशन है वो है रेनफॉल, और ये फिर कैसे चलता है वो इसने पूरा प्रोसेस बता दिया। हालांकि हमने यहां से भी पकड़ लिया, उससे भी कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या बनेगा अब इसमें, आ जाओ जी। सबसे पहले अब देखो, हावेवर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हावेवर अपोजिट क्लॉज को जोड़ता है, मतलब अपोजिट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम क्यू से तो स्टार्ट करने से रहे, हटा दो इसको। ठीक है जी, अब यहां पर है एस या आर। आर में है देयर आर बहुत सारे वेज, लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे। दिन में आप अपनी आंखों को बचा सकते हो, इसके लिए बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और एस में क्या है, हर 20 मिनट में स्पेंट स्टेरिंग एट अ स्क्रीन। ठीक है, एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड, जब हम 20 मिनट, मतलब कह रहा है हर 20 मिनट जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एटलीस्ट 20 feet अवे फॉर 20 seconds। तो भाई इसमें तो उसने तरीका बताया है कि भाई कैसे बचना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। सबसे पहले बताना है कि भाई बहुत सारे तरीके होते हैं,
उनमें से एक जो है यहां से स्टार्ट, तो आर से स्टार्ट होगा। ये तो एक मेथड है उसमें से, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं आपको अपनी आंखों को बचाने का दिन के दौरान। तो आर से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है, आर के बाद पी। यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, आप लाइटिंग का यूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो स्क्रीन ग्लेयर को, मतलब स्क्रीन पे घूरते मत रहो, एंड टेक मोर ब्रेक, और ब्रेक ले सकते हो। तो ये हो गया आर के बाद पी, फिर क्यू। हावेवर, अब ये तो ठीक है, ये सलाह दे दी, बता दिया, बट इसका उल्टा, वन ऑफ द इजिएस्ट हैबिट्स इज टू बिल्ड इज टू फॉलो 20-20 मिनट का रूल फॉलो करो। और इसी रूल को एक्सप्लेन किया गया है एस में कि कैसे करना है उस रूल को फॉलो। तो क्यू के बाद एस आ जाएगा, ये रहा क्यू के बाद एस, इसमें तो क्यू के बाद एस था ही नहीं, यहां भी क्यू के बाद, ये वैसे भी खत्म हो रहा था, मतलब कई मेथड से भी निकाल सकते थे आप इसको। ठीक है जी, चलो तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट शीट आपकी 9, ये तो 8 थी, 9 वाली डलवा दी है, उसको सॉल्व कर लेना। उसके 2 आंसर में मिस्टेक थी, वो टाइपिंग में बच्चे ने आंसर की में ऊपर नीचे कर दिया, तो मैंने करेक्शन करवा के डलवा दिया क्लोज टेस्ट के 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो उसको करेक्शन करके डलवा दिया, उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सर अब से पहले इंग्लिश में कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, त्रिशु आएगा, अभी आएगा, अभी तो बहुत ज्यादा आएगा। अगर आपके 5% ही सही हो रहे हैं ना, 100 मतलब 100% में से 5, तो मैं कह रहा हूं तब भी आप बहुत अच्छे हो। 5 से कब 40 में चले जाओगे पता नहीं चलेगा, 40 से कब 90 में चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, बट रुकेगा वही जो लगातार करता रहेगा। चाहे सारे गलत हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है जो करेगा सॉल्व, उसी का होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगली शीट मिल जाएगी आपको, ऐसी शीट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। गलत हो रहा है होने दो, गलत होने से मत डरो, ठीक है। ठीक है, चलो ओके भाई, सभी को लव यू, जय हिंद, बाय बाय। धीरे धीरे लेवल उठाते रहेंगे हम, बस टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो ओके भाई।